अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत तेज़ी से तबाही की तरफ जा रही है। बदतरीन शिकस्त के सिलसिले थमने का नाम नहीं ले रहे। हालिया आपने देखा होगा बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली दफ़ा टेस्ट मैचेस में शिकस्त दी। 10 विकेट से पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान की टीम अपने होम ग्राउंड में भी जीतने में नाकाम रही। तो इससे ज़्यादा अब अफसोस का मकाम क्या हो सकता है कि ऐसी टीम जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम समझी जाती थी वो होम ग्राउंड्स पे भी मैचेस जीतने में नाकाम रह रही है। मोहसिन नकवी के दावे धरे के धरे रह गए। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कहा था कि ये महज दावे ही हैं, कोई सर्जरी नहीं होगी। अगर आप देखें तो आपको बोर्ड में वही चेहरे नज़र आएंगे, टीम में भी लगभग वही लोग हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग, सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपरस्टार्स, जिनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है और एटीट्यूड ऐसा है जैसे वो पाकिस्तान को बहुत सारी ट्रॉफीज़ जितवा चुके हैं। इस माइंडसेट के साथ हम इस टीम से कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आज ऐसे कुछ पहलुओं पर नज़र डालते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की जो क्रिकेट है मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है। ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट भी मैच जीतने में नाकाम हैं और हमारी टीम की कारकर्दगी रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। बाबर आजम को जब 2020 में कैप्टन बनाया गया तो उस वक्त भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कोई वर्ल्ड क्लास नहीं थी, लेकिन उस वक्त एटलीस्ट पाकिस्तान होम सीरीज में इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं देता था। ओवरसीज रिकॉर्ड पाकिस्तान का कभी भी अच्छा नहीं रहा। लास्ट 30 सालों में पाकिस्तान ने इंग्लैंड में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती और लगभग इतने ही साल हो गए पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर कोई भी टेस्ट मैच जीते हुए। तो ये कंसर्न्स काफी पुराने हैं। लेकिन जब बाबर आजम को फर्स्ट असाइनमेंट मिली तो वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होम सीरीज थी, जिसमें पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका की उस वक्त फुल स्ट्रेंथ साइड में, जिसमें कैप्टन डिकॉक, एल्गर, डुप्लेसी, मार्करम, रबादा और तकरीबन सब बड़े नाम मौजूद थे, उस टीम को 2-0 से टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। उसके बाद T20 सीरीज भी पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम की। पाकिस्तान ने 2021 के वर्ल्ड कप का जो T20 फॉर्मेट पे था उसका आगाज भी बहुत शानदार स्टाइल में किया। भारत को आज तक पाकिस्तान ने शिकस्त नहीं दी थी। पहले ही मैच में उसको 10 विकेट से शिकस्त दी और ओवरऑल उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत शानदार रही। लेकिन वो आखिरी मौका था जब इस टीम ने हमें कोई खुशी दी। उसके बाद 2 मौके ऐसे आए जिसमें पाकिस्तान इंडिया को वर्ल्ड कप में दोबारा शिकस्त दे सकता था, लेकिन इंडिया ने वो दोनों हारे हुए मैच जीत लिए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान के जवाल की वजह बना? सबसे पहले कसूरवार उस वक्त के चेयरमैन रमीज राजा थे, जो बाहर बैठकर तो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत मशवरे देते थे, लेकिन जब राजा साहब को मौका मिला तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने प्लेयर्स के दिमाग में गंदगी भरी, स्टारडम की बातें बताकर प्लेयर्स के एटीट्यूड को खराब किया। बाबर आजम को सेकंड इमरान खान बनाने के ख्वाब दिखा के और पावरफुल कैप्टन बनाने के चक्कर में टीम का बेड़ा गर्क किया गया। बाबर आजम जिनको नया नया फेम मिला था वो वाकई ही अपने आप को इमरान खान के लेवल का स्टार समझने लगे। अब्यूज ऑफ पावर की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में फजूल का एटीट्यूड दिखाया और अपनी मनमानी की सिलेक्शन कमेटी में भी, जिससे नुकसान ये हुआ कि टीम की परफॉर्मेंस तो खराब हुई, साथ में बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस में भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ गया। शायद बाबर आजम को लगने लगा कि वो किसी भी चीज के लिए किसी को जवाबदेह नहीं है। सिर्फ बाबर आजम ही नहीं, शाहीन आफरीदी, जिनके आखिरी 4 साल में इंडिया के एक मैच वाला स्पेल ही काबिल तारीफ था, लेकिन उसके बाद से वो भी अपने आप को वसीम अकरम समझने लगे। ये सब रमीज राजा साहब की बदौलत हुआ, जिन्होंने प्लेयर्स को वक्त से पहले स्टार बनाकर उनका दिमाग खराब कर दिया। उसके बाद राजा साहब वहीं नहीं रुके, क्यूरेटर्स को इंस्ट्रक्शन देकर विकेट्स भी ऐसी बनवाई गई जिनमें एक दिन में 500 रन स्कोर हुए, सिर्फ इस वजह से ताकि कुछ प्लेयर्स के स्टैट्स बैटिंग में अच्छे हो जाएं और प्लेयर्स का कोहली और बाकी दुनिया के बड़े प्लेयर्स के साथ मुवाजना किया जा सके। यही वजह थी कि विकेट्स का स्टैंडर्ड इतना गिर गया कि इंटरनेशनल मीडिया ने कराची और रावलपिंडी की विकेट्स को हाईवे जैसे नाम देकर अपने न्यूज़पेपर में मजाक उड़ाया। टीम की परफॉर्मेंस पे इसका उल्टा असर हुआ। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में 3-0 से व्हाइट वॉश किया। ऑस्ट्रेलिया ने भी टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम की और न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी हम ऑलमोस्ट हारते हारते बचे।
इन सब चीजों का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। वक्ती तौर पर तो ढंढोरा पीटा गया दुनिया भर में कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के नंबर 1 प्लेयर हैं, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि बाबर आजम के ज्यादातर स्कोर फ्लैट ट्रैक्स और ऐसी टीमों के अगेंस्ट थे जिन्होंने टी टीम्स खिलाई थी। जब ए टीम के खिलाफ बाबर आजम को खेलने का मौका मिला तो उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने थी। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम की 7 मैचेस में 17 की एवरेज से 124 रन और 93 का स्ट्राइक रेट था। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप में 93 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद 2022 के एशिया कप के 6 मैचेस में बाबर आजम की एवरेज सिर्फ 11 की थी और उन्होंने टोटल 68 रन बनाए। 2023 के एशिया कप में भी बाबर आजम ने 5 मैचेस में 207 रन बनाए, जिनमें से 151 रन उनके नेपाल के अगेंस्ट थे। 2023 50 ओवर फॉर्मेट, जो बाबर आजम का फेवरेट फॉर्मेट समझा जाता है और जिसमें वो 4 साल से नंबर 1 है, और वो वर्ल्ड कप ऐसी जगह खेला गया जहां विकेट्स इतनी बेहतरीन थी कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने भी रन्स के अंबार लगा दिए। वहां बाबर आजम की एवरेज 40 थी और स्ट्राइक रेट 92 का था, और बाबर आजम का पूरे वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर 74 था। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम की सूरत हाल सेम ही रही। 4 मैचेस में उन्होंने 122 रन बनाए और उनका 101 स्ट्राइक रेट था। लास्ट 7 टेस्ट मैचेस में बाबर आजम का हाईएस्ट स्कोर 43 है, और ये लास्ट 7 टेस्ट मैचेस जो हैं इनमें से 4 एशिया में खेले गए हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर आजम की टेस्ट की परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा खराब है। आखिरी 14 इनिंग्स में उनका कोई भी 50 प्लस स्कोर नहीं है। ऐसा ही कुछ शाहीन अफरीदी के साथ भी है, जिनकी बॉलिंग एवरेज स्पीड 130 तक आ गई है, लेकिन इसके बावजूद इन प्लेयर्स के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती। मैच हार के, चाहे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ हो, आयरलैंड के खिलाफ हो, यूएसए के या अब बांग्लादेश के खिलाफ हारने के बावजूद भी इनके चेहरे पे मुस्कुराहटें थी। इनको कोई नदामत महसूस नहीं हुई, जो कि अवाम के लिए वाकई ही एक दुख की बात है। सबसे ज्यादा कॉमेडी तो अजहर महमूद साहब की तरफ से देखने को मिली है, जिन्होंने बांग्लादेश शिकस्त के बाद ऐसा बयान दिया कि सुनने वाले भी अपना सर पकड़ के बैठ गए। अजहर महमूद ने कहा कि हमसे विकेट ट्रीट करने में तो गलती नहीं हुई, लेकिन विकेट ऐसा बिहेव करेगी इसका हमें आइडिया ना था। I mean, किसी को भी समझ नहीं आई कि इस बयान का मतलब क्या है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे पास 20 विकेट लेने वाले क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, इसलिए हम स्पिन विकेट्स को नहीं बनाते। तो ये सवाल बनता है कि इतने अरसे से आप बोर्ड में क्या कर रहे हैं? क्वालिटी स्पिनर ढूंढना और उन पर मेहनत करना किसका काम था? क्योंकि इस टीम के साथ सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद जैसे लेजेंडरी स्पिनर भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने भी इस अज़म का इजहार किया है कि अभी उनका दिल नहीं भरा और वो इतनी बदतरीन परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी रिजाइन नहीं करेंगे। इसका मतलब है अभी हमें मजीद भी शर्मिंदगी उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी फ्रेंड्स, तो ये वजूहात थी जो मैंने आपके सामने रखी। जब टीम में बैठे लोग, जब मैनेजमेंट के अंदर बैठे लोग अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं लाना चाहते, वो अपने आप को हक बजानब समझते हैं, वो हर एहतसाब से अपने आप को बालातर समझेंगे, तो यही हाल होगा। बांग्लादेश के पास इस बार बहुत अच्छा चांस है कि वो दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त देकर ये सीरीज़ अपने नाम करे। उन खिलाड़ियों में इत्तेफाक और इत्तेहाद नज़र आ रहा है, जैसे भी उनके मुल्क के हालात हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए बहुत दिल और जान से खेल रहे हैं। उन्होंने प्लेयर्स को मेरिट पर सिलेक्ट किया और उसका नतीजा आपने देखा कि पहले टेस्ट में उन्होंने पाकिस्तान को हर शोबे में आउट क्लास किया। हम दुआ करते हैं कि ऐसा कोई मौजज़ा हो जाए जिससे टीम मैनेजमेंट और टीम के अंदर कोई पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरिट पर फैसले हों और उन खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले जो दिल और जान से पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात से इत्तफाक करते होंगे। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।